नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर हाजिर हैं आपके सामने इंडिया रिपोर्टर्स, जहां इंडिया की खबरें हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं आपको सीधे ग्राउंड जीरो से। दिन भर की हर बड़ी खबर पर नजर, वो भी डायरेक्ट रिपोर्टर की जुबानी। तो आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में। दिल्ली के प्रगति मैदान में 15th कन्वेंशन ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव का आगाज़ किया गया, जहां पर अलग अलग जगहों से जो लोग हैं यहां पर पहुंचे हैं। खास तौर पर भारत मंडपम की इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहीं पर ये पूरा कार्यक्रम जो है उसका आगाज़ हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा तमाम जो डिग्नेटरीज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे लिए, स्पेशली भारत के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हमारी बिजनेस इवेंट्स जो हैं, जो हमारी माइस के इवेंट्स हैं, ये हमें हमारे देश के हर प्रांत में करवाना ज़रूरी है। इससे बिज़नेस की बढ़ोतरी होती है, इससे लोगों के एजुकेशन में बढ़ोतरी होती है और रोज़गारी तो होती ही है। तो छोटे या बड़े प्रांत पे कोई भी इवेंट हो वो गलत नहीं होता है। इट क्रिएट्स अ इकोसिस्टम ऑफ डेवलपमेंट। तो दैट इज़ वाई ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है अब। भारत के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एक मैं इसको बोलूँगा जैसे दी शो है टू प्रमोट इंडिया एज ए कन्वेंशन डेस्टिनेशन। हमारे पास आज की डेट में कोई 115 बायर्स हैं जो इंडियन बायर्स हैं और 25 इंटरनेशनल बायर्स हैं और 105 एग्जिबिटर्स हैं। ये बेसिकली हमारा जो शो है वो B2B शो है। तो कल और परसों में सबके साथ B2B मीटिंग होगी। जो एग्जिबिटर्स हैं वो वेन्यू हैं, होटल्स हैं, PCOs हैं, वो इंडिया को ही सेल करेंगे कि इंडिया में कन्वेंशंस हो, कॉन्फ्रेंसेस हो। तो ये एक अहम स्टेप है जो प्रमोट करेगा इंडिया को एज ए कन्वेंशन डेस्टिनेशन। मेरे दोस्त, मुझे बहुत गर्व है कि ICPB 15 CIC कर रहा है और ये ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोविड के बाद एक अच्छी CIC हो रही है जिसमें सारे प्लेटफॉर्म के लोग आए हुए हैं। अभी अगर हम 5 साल के आगे की बात करें तो इस वक्त दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब हमारे पास काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गई है। भारत मंडपम रेडी हो चुका है, यशोभूमि रेडी हो चुका है, ग्रैंड एक्सपो बढ़ी गया है, बेंगलोर में एक नया सेंटर आ चुका है, हैदराबाद बहुत अच्छे से कर रहा है। प्लस अदरवाइज़ भी अगर जयपुर में हम बात करें वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर आ चुका है, कश्मीर में आ चुका है, मध्य प्रदेश में दो और आ चुके हैं। हमने खजुराहो में देखा और भोपाल में भी देखा, वाराणसी में आ चुका है। तो अभी कैपेबिलिटी बन चुकी है। पहले हमारे पास 2020 की हम बात करें तब कैपेबिलिटी नहीं थी। जब कॉमनवेल्थ और ये जो G20 हो रहा था उस समय की बात करें तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जितनी आज है। तो लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ 5 years डाउन द लाइन, आई टेक इट वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया कन्वेंशन मार्केट। आई एम प्रिटी श्योर कि हमारी कंपनीज बिडिंग जीतेंगी और हम लोग काफ़ी सारे फॉरेनर्स को इंडिया ला पाएंगे और हमारा यहाँ का रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे। माइस टूरिज्म, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मीट इन इंडिया दिया, मैंने मीट इन इंडिया का ब्रांड हमने ICPB ने बनाया था और भारत सरकार को सौंपा था। तो माइस जैसा है कि माइस में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जो लेजर टूरिज्म में जब लोग आते हैं उससे करीब 3 गुना ज़्यादा। अगर लेजर टूरिज्म में $1700 खर्च करते हैं तो माइस में $5100 खर्च करते हैं। तो इसमें बहुत ही हाई इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारत मंडपम है, यशोभूमि है, इस तरह के बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर, बड़े होटल आते हैं, बहुत रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और ICPB जो है कि भारत की नेशनल बॉडी है, इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो, और इस कन्वेंशन के माध्यम से जहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट आए हुए हैं, एसोसिएशन आए हैं, मेडिकल एसोसिएशन आए हैं, इंजीनियरिंग के आए हैं, टेक्नोलॉजी के आए हैं, साइंटिफिक एसोसिएशन आए हुए हैं, और जो ये अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिस पे 1000, 2000, 5000, 7000 डेलीगेट आते हैं, उससे देश की इकोनॉमी में बहुत ही पॉजिटिव फर्क पड़ता है और मतलब काफ़ी ग्रोथ होती है। खास तौर पर आने वाले समय में किस तरीके से भारत में बदलाव हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर्स और किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी है उसको लेकर चर्चा हो रही है। कई अलग अलग डिग्नेटरीज जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो DG टूरिज़्म की बात की जाए, DG स्टेट की बात की जाए, तमाम यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और लोगों का अलग अलग राय है खासतौर पर किस तरीके से भारत बदलाव किया है और माइस आने वाले 5 साल में किस तरीके से भारत में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी, बहुत बहुत बधाई हो। प्रदेश अध्यक्ष के बाद आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा कारभार। जी शुक्रिया। और भाजपा और तमाम लोगों का, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का, प्रधानमंत्री जी का और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनका धन्यवाद करूंगा और उन्होंने जो विश्वास जता करके बनाया है उसको खरा उतरने का प्रयास करूंगा।
आपने नारा दिया था, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, और ये नारा लोगों तक बड़ी स्मूथली पहुंचा भी घर घर तक, और लोगों ने बड़ा विश्वास जताया। तो माना जा रहा है कि आपने बड़ी मेहनत करी, और हालांकि आप इस नारे को लेकर काफ़ी सुर्खियों में भी थे। देखिए, मोदी जी के नाम के साथ आज इस देश के अंदर लोगों तक पहुंचना सबसे आसान काम है, क्योंकि हर घर तक मोदी जी की पहुंच है। हर महिला, हर पुरुष, हर नौजवान, हर बुजुर्ग मोदी जी को अपना भाई, अपना बेटा, किसी न किसी रूप में आशीर्वाद देता है। और आज देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले वो प्रधानमंत्री हैं। इसलिए ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो वो सच है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, जो शौचालय बनाए हैं महिलाओं के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं, जो आयुष्मान भारत योजना लाए हैं, तमाम उनके फैसलों में आप देखेंगे तो महिलाओं को केंद्र में रखा है, गरीबों को केंद्र में रखा है, और उन सब लोगों को केंद्र में रखा है जिनको आज तक वोट बैंक बना करके राजनीति के तहत इस्तेमाल किया गया। मोदी जी ने उनको 140 करोड़ की संख्या में से माना, और उनको देश की आबादी का हिस्सा माना, उनको वोट बैंक में नहीं माना। उनका भला करने का, उनका कल्याण करने का काम सरकार के माध्यम से किया। अब बीजेपी लगातार पसमानदा कम्युनिटी को लेकर काम कर रही है। आप भी बड़े स्तर तक पसमानदा कम्युनिटी से आते भी हैं और काम भी करते हैं। तो आने वाले समय में 2027 के चुनाव में पसमानदा को काफ़ी तरजीह दी जा रही है, हालांकि तमाम पार्टी की नज़र भी है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके कल्याण के लिए, सबके उत्थान के लिए काम करती है, और हम किसी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करते। पसमानदा का मतलब कोई बिरादरी नहीं है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। जो छूट गया है, जो कहीं रह गया है, जिसका कोई विकास नहीं हुआ है, जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, वो हर कोई व्यक्ति पसमानदा है, और मोदी जी उन सबकी चिंता करते हैं। विपक्ष बार बार यानी समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक है, और जिस तरह से आपको जिम्मेदारी दी गई है, विपक्ष की थोड़ी सी हलचल है कि उनका कहना है कि ये वोट बैंक के लिए इस तरह की पोजीशन दी गई है, 2027 का चुनाव है, इसलिए लुभाने के लिए किया गया है, क्योंकि पीडीए से सत्ता पक्ष यानी बीजेपी डर रही थी। देखिए, पीडीए की कार्ड के तौर पे आपको रखा गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी केवल ट्वीट वाली पार्टी है। उनको सुबह उठना होता है और कुछ ना कुछ करना होता है, उसी के तहत उनके सब मुद्दे हैं। उनको लोगों के बीच जाना चाहिए, ज़मीनी हकीकत देखनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। तो शायद अगर वो लोगों के दिलों का हाल जान जाएं, और मोदी जी को किस तरह से लोग प्यार करते हैं जान जाएं, तो शायद वो राजनीति से इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो इसीलिए लोगों के दिलों से बाहर है कि उनको ज़मीनी हकीकत पता ही नहीं है। साफ तौर पे अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ी जिम्मेदारी कुंवर बासित अली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ईडी जांच कर रही है, सभी संस्थानों की जांच की जाती है कि आखिर आर्थिक तौर पे कौन कहां से पैसा आया। ये एक सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है, और जांच किसी की भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7, लखनऊ। बुधवार सुबह बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके के टीकरी खुर्द इलाके में आर्मी के बम निरोधक दस्ते की देखरेख में घातक हथियारों को डिस्पोज ऑफ किया गया, जिसमें रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, जिंदा कारतूस और तमाम दूसरे हथियार शामिल थे। पूरा हथियारों का जखीरा था जिसको डिस्पोज ऑफ किया गया। हालांकि इस कार्रवाई में काफ़ी लंबा वक्त लगा, लेकिन जिस दौरान इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। पूरे इलाके को आम जन की आवाजाही के लिए पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट यानी बंद किया हुआ था। बात की जाए अगर इस पूरे मामले की, तो आपको याद होगा कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिक्किम और मणिपुर में छापेमारी कर वहां से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था, और उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में जो हथियारों का जखीरा बरामद किया था। इन हथियारों में बहुत उच्च क्वालिटी के रॉकेट लॉन्चर शामिल थे, हैंड ग्रेनेड शामिल थे, जिंदा कारतूस, पिस्टल्स और तमाम दूसरे हथियार शामिल थे, जिनको जब्त किया गया था। हालांकि लंबे समय तक जो इन हथियारों को अपने पास नहीं रखा जा सकता था, और लंबे समय तक इन्हें जिंदा भी नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो हाईली ट्रेंड जो इस काम के लिए होते हैं आर्मी के बॉम्ब स्क्वाड से जो है वो संपर्क किया और उन्हें इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद आर्मी के प्रशिक्षित बॉम्ब स्क्वाड दस्ता ने स्पेशल सेल से इन तमाम हथियारों के जखीरे को लिया, और बुधवार सुबह आर्मी के हाईली ट्रेंड जो जवान हैं उनकी देखरेख में
तमाम हथियारों के जखीरे को नरेला के जो है वो इलाके में ले जाया गया और वहाँ पर ले जाकर इनको कई फीट गहरा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर दबाया गया, इनको डिस्पोज ऑफ किया गया। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण की तो इस ऑपरेशन में यानी इस डिस्पोज ऑफ करने के जो पूरा कार्यक्रम था, पूरा जो ऑपरेशन था, इसे बहुत ही सेंसिटिव तरीके से अंजाम दिया गया पूरे, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी के ये हथियार थे। अगर ज़रा सी भी लापरवाही हो तो धमाका हो सकता था, कैजुअल्टी हो सकती थी। इसीलिए आर्मी के वेल ट्रेंड जो कंपनी थी, जो जवान थे, उनको इस काम में लगाया गया था और लंबे समय की मशक्क़त के बाद इनको डिस्पोज ऑफ आखिरकार कर दिया गया। हालांकि बात की जाए अगर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की, तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक जिन हथियारों को बरामद किया गया था, उन हथियारों की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो सरहद पार की थी। सरहद पार के जो दुश्मन देश हैं, उन देश में इन हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग के सबूत मिले हैं। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सरहद पार जो देश हैं, जो नापाक जो पाकिस्तान है, वहाँ से लगातार भारत की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए, भारत की शांति व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिशें की जाती रही हैं और उसको लगातार जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल या ये कहा जाए एजेंसियां और तमाम दूसरी जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम होती है, उनके द्वारा लगातार इन गतिविधियों को जो रोका जा रहा है, इन गतिविधियों को या इन कोशिशों को जो है वो नाकोशिश किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये कहना है कि तमाम जो हथियारों के जखीरा था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और तमाम राज्यों की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो लगातार काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी तमाम आतंकियों को या उनके स्लीपर सेल को गिरफ्तार कर तमाम चीज़ों को बरामद किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। सहारनपुर में दिशा की बैठक में इमरान मसूद अध्यक्षता कर रहे थे। उसी दौरान समाजवादी पार्टी के आसू मलिक जो कि विधायक हैं, उनसे काफ़ी तीखी नोकझोंक हो गई। मामला था विकास कार्यों से जुड़ा हुआ। आसू मलिक एक नाले से जुड़े मुद्दे को उठा रहे थे और उसी दौरान इमरान मसूद और आसू मलिक के बीच काफ़ी नोकझोंक बढ़ गई और इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन भी थी और वो कुछ नहीं बोली, लेकिन थोड़ी देर बाद मुस्कुराई और इस साथ साथ वहाँ पर तमाम सहारनपुर के आला अधिकारी भी थे। उनके बीच ये नोकझोंक काफ़ी बढ़ गई और इससे लगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में काफ़ी दूरियां हैं। लेकिन 2027 चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। गठबंधन को लेके दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता मिलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आसू मलिक और सांसद कांग्रेस के इमरान मसूद के बीच जो आज हुआ, वो पूरी जनता ने उत्तर प्रदेश की देखा और ये जो आपसी विवाद था, आपसी जो कड़वाहट थी, वो सामने आई। तो इससे लगता है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, कहीं ना कहीं अंदरूनी स्तर पे काफ़ी कमज़ोर है और ये सिर्फ अभी ऊपर तो दिखता है कि बहुत अच्छा गठबंधन दिख रहा है, लेकिन दूरियां बहुत हैं। ये दूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि आज सामने दिशा की बैठक में सामने आ गई और जो नोकझोंक थी बहुत ज़्यादा थी। उससे दोनों के बीच जो तकरार हुई है वो पूरी जनता ने उत्तर प्रदेश की देखा, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसको लेके जो इकरा हसन थी, उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, वो बैठी रहीं और साथ में जो तमाम मुहातकारी थे वो भी कहीं ना कहीं बैठ कर पूरा घटनाक्रम को देख रहे थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 के चुनाव कैसे लड़ेंगी और जनता के सामने किस तरह अपना चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह का जो माहौल बन रहा है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24/7, लखनऊ से। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला एक्स पर ट्वीट किया, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पे बीजेपी के जो सहयोगी दल थे, यानी निषाद, अपना दल, सुभाषपा और आरएलडी को लेकर सीटों की
नम्र बता दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है अब डरी हुई है पीडीए से, और पीडीए के दबाव और जवाब में उनको एक सलाह दी जा रही है कि अपने जो सहयोगी दल हैं जो छिटके ना, उनको इस नंबर पे सीटें दे दी जाए। अब इसके बाद से लेकर तमाम तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए। सुभाषपा से भी रिएक्शन आया है एक्स के माध्यम से। उस पर साफ तौर पे कहा है कि अखिलेश यादव पहले तो अपने घर की चिंता करें। एक कहानी कही जाती है, जब फ्लाइट में लोग सफ़र करते हैं तो एयर होस्टेस कहती है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा। हालांकि आप चार्टर प्लेन से जाते हैं तो आपको पता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले घर में देखें कि चाचा और भतीजा और चाचा को लेकर कोई गच्चा ना दे दे। इसको लेकर अपने घर में सोचे कि कैसे गठबंधन का धर्म निभाएं, यानी एनडी गठबंधन का, जिसमें कि साफ तौर पे बताया कि कैसे कांग्रेस को मनाएं, कैसे गठबंधन में सीटों का बंटवारा करें, कैसे मुसलमानों को वोट बैंक पर सेंध ना लगे उसकी रख रखाव करें, कैसे अन्य सहयोगी गठबंधन की तलाश करें। उसको लेकर सुभाषपा के जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया। उसके बाद अपना दल सोने लाल के आशीष पटेल ने कहा कि पहले अपने गठबंधन की चिंता करिए, हमारा गठबंधन मजबूत है और मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोबारा सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। अपने बारे में सोचिए, जिस तरह से एनडी गठबंधन में कोई भी दल शामिल नहीं होना चाहता, और अपनी सीटों के बारे में गुणागणित करिए, हमारी सीटों की चिंता मत करिए। उसके बाद निषाद पार्टी का भी हमलावर हुए। निषाद पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पे कहना है कि पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। जब घर में ही चाचा और चच्चा दोनों मिलकर खेल कर रहे हों तो उस पर नज़र रखनी चाहिए कि आजम को लेकर शिवपाल ने क्या कुछ कहा, प्रोफेसर रामगोपाल यादव इन दोनों क्या कुछ कह रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो MIM के जो प्रवक्ता हैं शादाब चौहान, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दूसरे की गठबंधन धर्म को लेकर जो नसीहत सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, हालांकि गठबंधन धर्म निभाना है, बीजेपी को रोकना है, योगी को अगर रोकना है तो MIM से गठबंधन करना होगा। और MIM गठबंधन को लेकर खुला ऑफर दे रहा है, और अखिलेश यादव अहंकारी हैं, वो गठबंधन के लिए अपना दिल बड़ा नहीं कर रहे हैं, और वो हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक को बंधुआ मजदूर समझते हैं। अब मुस्लिम वोट बैंक बंधुआ मजदूर नहीं है। मुस्लिम जो वोट बैंक वो वोट बैंक है जो हिस्सेदारी और बराबरी की बात करता है। जो भी दल गठबंधन करना चाहता है वो बराबरी के दायरे में रह के ही गठबंधन करे और बराबरी से ही सीटें दे। अब मुस्लिम अब बहकने वाला नहीं है कि जो चाहेगा पॉलिटिकल पार्टी डोरे डालेंगे उसी को वोट देगा। अब मुस्लिम जो वोट बैंक है जो कि 18% है, उसकी अब नुमाइंदगी अब MIM के असरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी का साफ तौर पे कहना है कि कोई भी ठग बंधन होगा, अगर वो उसको वोट नहीं देना है, गठबंधन का धर्म निभाते कोई अपना दरवाजा खोलेगा तो उसी के साथ वो मुस्लिम वोट बैंक भी ट्रांसफर होगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो चारों तरफ से अखिलेश यादव को आज दिन भर राजनीतिक दलों ने घेरना शुरू कर दिया है। कहा कि ये हसीन कहा साफ तौर पर ये सपने देख रहे हैं और ये सपने 2027 में पूरे नहीं होंगे। केशव और ब्रजेश पाटिल ने कहा केवल सोशल मीडिया पर ही वो जंग लड़ते हैं, बल्कि हमारा जो बीजेपी का जो बूथ लेवल का जो स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता है गठबंधन है, वो बूथ लेवल जाकर काम करता है और जमीन पर जाकर संवाद करता है। इसलिए वो सपने ना देखे और केवल ट्विटर पे ही केवल ट्वीट करें, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और शाम होते होते पार्टियों में चले जाते हैं। इसलिए वो सीधे जनता से संवाद नहीं करते। इसलिए गठबंधन को लेकर जिस तरह से वो अफवाह फैला रहे हैं, उन अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहले अपने घर में देखें कि एनडी गठबंधन में क्या कुछ हलचल चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुजीत सिंह, अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।